गुड मॉर्निंग। 21 तारीख को मदर्स में ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है एनटीपीसी के लिए, यानी सोमवार को। तो उसकी डेमो क्लास है। इस डेमो क्लास में पॉलिटिकल साइंस की हम बात करेंगे। देखिए, कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सरकारी नौकरी के लिए जो एग्जाम होते हैं क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक, उसमें जहां भी अगर जीके आती है कहीं भी, तो जीके में से सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है। सब्जेक्ट तो और भी होते हैं, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, जियोग्राफी है, बट पॉलिटिकल साइंस सबसे इंपॉर्टेंट। साइंस अगर आता है जीएस, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी होती है। अब हम पॉलिटिकल साइंस को चाहे इंडियन पॉलिटी कहें, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स कहें, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कहें, यानी भारतीय राजव्यवस्था कहें, भारतीय राजनीतिक तंत्र कहें, या भारतीय शासन एवं राजनीति कहें, इस सब्जेक्ट के नाम कई है, आप कुछ भी कहें। नॉर्मली इसमें किसकी स्टडी की जाती है? इसमें संविधान की स्टडी की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हमारी ये क्लासेस अगर आप बैच ज्वाइन करते हो तो तकरीबन 25 या 30 क्लासेस रहेंगी, जिसमें हम पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे। अब मैं इस डेमो क्लास में आपको एक टॉपिक पढ़ा देता हूं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक, जैसे कि प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। तो इस टॉपिक को हम देखते हैं, कोशिश कर पाते हैं 40-45 मिनट में जितना भी होता है। वैसे नॉलेज की तो कोई सीमा नहीं होती, कोई भी टॉपिक कितना भी खींचा जा सकता है, लेकिन 40-45 मिनट में जितना भी ठीक ठाक कवर हो सके हम उसे कवर करते हैं। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब द प्रियम्बल, द प्रियम्बल। देखिए, कोई भी टॉपिक जब शुरू होता है तो पहला सवाल उठता है ये टॉपिक है क्या। तो यहां भी ये सवाल उठेगा कि ये प्रस्तावना होती क्या है। तो चलो बात करते हैं प्रस्तावना क्या होती है। पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि संविधान क्या है। देखिए, संविधान एक किताब है। दुनिया की कोई भी किताब हो, दुनिया की कोई भी किताब हो, हर किताब के पहले पेज पर भूमिका लिखी जाती है भाई। यानी दुनिया की कोई भी बुक देखो, आप कहीं भी पढ़ो कुछ भी, तो उस बुक के पहले पेज पर बुक की प्रीफेस दे रखी होगी। ठीक है, अगर आप किसी किताब में प्रीफेस नहीं देखते, भूमिका नहीं देखते, तो इसका मतलब वो किताब है ही नहीं, वो कोई नोट्स है, वो कोई गाइड है। कंपटीशन में हम जितने भी पढ़ते हैं गाइड्स वगैरह, किसी कोचिंग के किताबें वगैरह, तो वो किताबें नहीं होती, वो नोट्स ही होते एक तरह से। तो हर किताब में पहले पेज पर भूमिका होती है, अगर भूमिका नहीं तो वो किताब ही नहीं है। अब संविधान भी क्या है? एक किताब है। संविधान भी क्या है? एक किताब है। और इसके पहले पेज पर भी क्या मिलेगी आपको? भूमिका मिलेगी। ठीक है, तो इस भूमिका को भूमिका का न कह के क्या कह देते हैं? प्रस्तावना कह देते हैं। यानी संविधान भी एक बुक है, तो इसके पहले पेज पर भूमिका मिलेगी, बस इसको भूमिका न कह के क्या कह देते हैं? प्रस्तावना कह देते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रीफेस होती है, बस इसको ये न कह के प्रियम्बल कह देते हैं, प्रियम्बल कहते थे। अब देखिए, इसका मतलब मोटा मोटी हमें ये पता चल गया कि प्रस्तावना और कुछ नहीं होती, संविधान की भूमिका होती है। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है? प्रीफेस होता है। तो प्रस्तावना क्या है? संविधान की भूमिका है। अब देखिए, कोई भी लेखक किताब में भूमिका क्यों लिखता है? सवाल ये उठता है। देखो, भूमिका इसलिए लिखता है क्योंकि भूमिका में वो दो चीज बताता है। पहला, उसने किताब क्यों लिखी, उसने किताब क्यों लिखी, और दूसरा, उसने किताब में क्या लिखा। क्यों लिखी मतलब किताब लिखने के उद्देश्य क्या है, और क्या लिखा मतलब किताब में क्या लिखा है ये बताता है वो। अब किताब तो 500 पेज की हो सकती है, उस 500 पेज की किताब में क्या लिखा है वो 1-2 पेज की भूमिका में बताएगा। इसका मतलब किताब का क्या लिखेगा? सार लिखेगा। यानी किताब का क्या लिखेगा? एसेंस लिखेगा। इसका मतलब यहां पर क्या सिद्ध हुआ
किताब की भूमिका में किताब के उद्देश्य लिखे हैं, साथ ही किताब का क्या लिखा है, सार लिखा है। अब जहां पर उद्देश्य लिखे होते हैं उस जगह को कहते हैं उद्देशिका। क्या कहते हैं उसको, उद्देशिका। ठीक है। और एक चीज और भी है, हमारा देश है धार्मिक देश है, तो यहां कहते हैं ना कि सार को आत्मा भी कहते हैं, यानी जीवन कुछ नहीं है, जीवन का सार क्या है, आत्मा है। ठीक है ना। तो सार को क्या कह देते हैं, आत्मा भी कह देते हैं, सोल भी कह देते हैं। तो इससे क्या साबित होता है, इससे यह साबित होता है किताब की भूमिका को किताब की उद्देशिका भी कहते हैं क्योंकि इसमें उद्देश्य लिखे हैं, और किताब की भूमिका को किताब का सार या आत्मा भी कहते हैं क्योंकि इसमें सार या आत्मा लिखी है। तो यहां पर यह भी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना को क्या कह देंगे, संविधान की उद्देशिका, क्योंकि प्रस्तावना भी तो एक भूमिका ही है। और साथ में संविधान की प्रस्तावना को कह देंगे सार या आत्मा। ठीक है भाई। इसका मतलब यह साबित हुआ कि हमने 2 या 3 नाम इसके क्या किए, स्टडी किए। एक चीज याद रखना, अपने पॉलिटिकल साइंस में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें सबसे ज्यादा नाम इस प्रस्तावना के हैं। आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे, डीपीएसपी पढ़ोगे या कोई और टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें उसके इतने नाम नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें इस प्रियम्बल के बहुत से नाम हैं। जैसे प्रियम्बल को क्या कह देते हैं, उद्देशिका भी कह देते हैं, सार भी कह देते हैं, आत्मा भी कह देते हैं, ऐसे कई नाम है इसके। तो हकीकत में हम इन सभी नाम की स्टडी करेंगे, तकरीबन 10-15 नाम है, और एट लास्ट आपको ये बताएंगे कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये आता है। बाकी चीज याद करने की आपको जरूरत नहीं, वो सिलेबस में होता है तो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई। अब आप इसे लिखोगे कैसे, ये तो मैंने 2-3 पॉइंट्स बता दिए छोटे मोटे कि प्रस्तावना ये होती है। इसे आप कैसे लिखोगे, तो अगर आप लिख रहे हैं तो जहां प्रस्तावना लिखा है उसके नीचे लिखना शुरू कर दें आप, उसके नीचे 2-4 लाइन लिखें आप और उसमें लिखो प्रस्तावना को संविधान की, क्या लिखोगे, प्रस्तावना को संविधान की भूमिका, सार एवं आत्मा भी कहते हैं, आत्मा कहते हैं। द प्रियम्बल इज प्रीफेस, असेंस एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रियम्बल इज प्रीफेस, असेंस एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप ऐसा लिखोगे। आप नोट्स पक्के बनाना है, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, आप हमेशा क्या करें, पढ़ते समय लिखें जरूर। अब देखिए एक चीज मैंने और भी बताई थी यहां पर, तो आप दूसरी लाइन में क्या लिखोगे, आगे क्या लिखोगे, लिखो इसे उद्देशिका भी कहते हैं, इसे उद्देशिका भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संविधान के उद्देश्य लिखे हैं। इट्स नोन एज उद्देशिका। इंग्लिश में ऐसे लिखना भाई, उद्देशिका। हाँ, परपोजिका मत कर देना कि इसमें पर्पस लिखे हैं तो इसको परपोजिका कहते हैं, नहीं। ठीक है। इट्स नोन एज उद्देशिका बिकॉज पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैव रिटन इन दिस, पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैव रिटन इन दिस। तो हमारी 2 लाइन हो गई। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 2-4 चीजें और पढ़ेंगे कि प्रस्तावना को और क्या क्या कहते हैं। ठीक है। तो चलो बात करते हैं। अब प्रस्तावना के और भी कई नाम हैं, जैसे प्रस्तावना को कहते हैं गणतंत्र की कुंजी। क्या कहते हैं, गणतंत्र की कुंजी। ठीक है। इसको कहते हैं की ऑफ रिपब्लिक। अब क्यों कहते हैं पहले ये समझो, लिखेंगे इसे बाद में। ठीक है। क्यों कहते हैं ये समझो। की कहते हैं चाबी को, चाबी क्या करती है, ताला खोलती है। तो वैसे ही प्रस्तावना क्या है, की है, चाबी है, किसकी, गणतंत्र की। यानी प्रस्तावना रूपी चाबी से भारत में हम गणतंत्र का ताला खोलते हैं। अब सवाल ये उठता, गणतंत्र किसे कहते हैं फिर, तो देखो गणतंत्र किसे कहते हैं। गणतंत्र राजतंत्र का ठीक उल्टा कंसेप्ट है। राजतंत्र होता ना मोनार्की, तो वैसे ही मोनार्की का ठीक उल्टा कंसेप्ट है, राजतंत्र वर्सेज गणतंत्र, यानी मोनार्की वर्सेज रिपब्लिक।
तो गणतंत्र राजतंत्र का उल्टा कंसेप्ट है भाई। राजतंत्र में क्या होता है, राजा यानी देश का सबसे बड़ा पद वंशानुगत होता है, बाप के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां सबसे बड़ा जो पद होता है, चाहे उसे कुछ भी कहो, प्रेसिडेंट कहो, पीएम कहो, चांसलर कहो, सदर कहो, कुछ भी कहो, वो वंशानुगत नहीं होता, वो होता है इलेक्टेड यानी निर्वाचित होता है। इसलिए दुनिया के ज्यादातर देशों में ये सिस्टम है और ज्यादातर देशों का नाम यही होता है। आपने सुना होगा कभी कभार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की कोई खबर देखते हैं तो आप रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इटली, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, ब्रिटेन में क्या है, मोनार्की है भाई। ठीक है, तो भारत में प्रस्तावना गणतंत्र की स्थापना करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, की ऑफ रिपब्लिक कह देते हैं। तो अगला पॉइंट ये भी लिख लो, लिखो इसे गणतंत्र की कुंजी भी कहते हैं, इसे गणतंत्र की कुंजी भी कहते हैं। इट्स नॉन एज की ऑफ रिपब्लिक। क्यों कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, की ऑफ रिपब्लिक। अब देखिए इसके दो चार नाम और भी हैं जो एग्जाम में तो नॉर्मली नहीं पूछते हैं, ना के बराबर पूछते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर आप कोई गाइड पढ़ते हैं और कहीं से कुछ मैटर देखते हैं तो आप क्या करोगे, उसको देखकर आपको लगेगा कि ये भी सवाल बनता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप उस पर फालतू का फोकस करोगे। तो उसे मैं भी बता देता हूं। तो देखिए भाई, प्रस्तावना को और क्या कहते हैं, इसे संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान का परिचय पत्र। इसे संविधान का पहचान पत्र भी कहते हैं, खूब नाम है इसके भाई। तीसरा, इसको संविधान का द्वार भी कहते हैं, इसे संविधान की कुंडली भी कहते हैं, और इसे संविधान की दिग्दर्शिका भी कहते हैं। ऐसे कई नाम है भाई इसको। दिग्दर्शिका, दिग कहते हैं दिशा को, और दर्शिका मतलब दिखाने वाली, तो दिशा को दिखाने वाली। इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, परिचय पत्र मतलब इंट्रोडक्शन लेटर, इंट्रोडक्शन लेटर। पहचान पत्र मतलब आइडेंटिटी कार्ड। द्वार मतलब गेट। कुंडली मतलब हॉरोस्कोप या भविष्य फल भी कहते हैं इसको। दिग्दर्शिका मतलब कंपास। तो ये तीन चार नाम और भी हैं। तो ये तीन चार नाम और भी हैं भाई। ठीक है, अब आपको कैसे लिखना है इसको, इसका मतलब समझा देता हूं पहले थोड़ा। भाई प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। परिचय पत्र में क्या लिखा, हमारा परिचय लिखा है, और संविधान का परिचय किसमें लिखा होता है, प्रस्तावना में, मोटा मोटी। इसको पहचान पत्र भी कहते हैं। आइडेंटिटी कार्ड में क्या लिखा होता है भाई, आप गले पर आइडेंटिटी कार्ड टांगते हैं, उसमें आपका नाम, आपकी उम्र, आपका प्रोफेशन ऐसे लिखा होता है। तो प्रस्तावना को देखते ही पता चल जाता है कि संविधान में क्या क्या चीजें हैं, उसकी चीजें लिखी होती है। द्वार मतलब प्रवेश, खोलते सबसे पहले पेज पर वही आती है। एक बात और भी है भाई, प्रस्तावना को संविधान में सबसे लास्ट में शामिल किया गया था, वो तारीख थी 26 नवंबर 1949, यानी जब संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, तो इसको सबसे लास्ट में शामिल किया गया था संविधान में। लेकिन लिखा कब, सबसे पहले लिखा, पहले पेज पर। ठीक है ना, तो जो ही खोलते हैं पहले पेज पर है, तो एक तरह से गेट का काम करते हैं संविधान का। कुंडली मतलब निचोड़ है एक तरह से। दिग्दर्शिका मतलब ये चीज थोड़ी सी सारगर्भित है भाई, इसको दिग्दर्शिका क्यों कहते हैं। देखो आपने वो फिल्में देखी होगी हॉलीवुड में, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, उसमें जैक स्पैरो के पास क्या होता है, एक अपना कंपास होता है, और जो भी कोई उसको देखनी होती है कहां जाना है, तो कंपास अपने आप बता देता है। यानी दिग्दर्शिका मतलब दिशा को बताने वाला यंत्र। तो हमारी प्रस्तावना हमारे नेताओं के लिए दिशा सूचक का काम करती है। जब भी वो कोई काम करें तो याद रखें कि प्रस्तावना में क्या कहा है, लगभग वैसा ही करें, रास्ता कहीं भटके नहीं भाई, ये चीज है। अब देखिए इसे आप कैसे लिखोगे, लिख लो सीधे नीचे लाइन। इसे संविधान का परिचय पत्र, पहचान पत्र, द्वार, कुंडली और दिग्दर्शिका भी कहते हैं। तो तीसरी चौथी लाइन हो जाएगी आपकी, सीधा लिख लो बस। इसे लगाना है पहले, लास्ट में है लगाना है। ये चीज है भाई। अब देखिए
आगे बात करते हैं, और आगे बात करने में 2-4 व्यक्तियों का नाम बताते हैं हम। देखिए कभी कभार ऐसे भी सवाल पूछते हैं ना कि प्रस्तावना को अर्नेस्ट बारकर ने क्या कहा, या प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा, प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा, या एन पालकीवाला ने क्या कहा। इस तरह की बातें अगर अक्सर क्या करते हैं एग्जाम में पूछ लेते हैं। वैसे नॉर्मल एग्जाम में तो नहीं पूछते, छोटे मोटे एग्जाम में, लेकिन खासकर जो स्टेट पीएससीज के होते हैं जैसे आरएस है, यूपी पीएससी है, तो उनमें क्या करते हैं पूछ लेते हैं अक्सर। तो देखते हैं हम उसको। देखो सबसे पहले एन पालकीवाला ने क्या कहा। पहली बात तो ये एन पालकीवाला है कौन। जितने भी ये होते हैं ना, पान वाला, सुपारी वाला, पालकी वाला, दारू वाला, है कि नहीं। बेजान दारू वाला का नाम सुना होगा, बड़ा मतलब एस्ट्रोलॉजी का मास्टर था। सुपारी वाला भी फिरोज सुपारी वाला। तो ये जितने भी वाला होते हैं पारसी होते हैं। क्या होते हैं? पारसी होते हैं। तो एन पालकीवाला बहुत बड़े संविधान के एक्सपर्ट थे भाई, बहुत बड़े वकील थे। ठीक, तो एन पालकीवाला ने इसको क्या कहा था? संविधान का परिचय पत्र। किसको? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन लेटर। ये हम पढ़ ही चुके हैं कि इसको ये कहते हैं, लेकिन कहा किसने? एन पालकीवाला ने। दूसरी चीज के एम मुंशी ने क्या कहा फिर? के एम मुंशी भी संविधान के एक्सपर्ट थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, ये बहुत बड़े विद्वान थे, ये अंबेडकर से तर्क वितर्क कर सकते थे। तो के एम मुंशी को कहते कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा राजनीतिक कुंडली। क्या कहा? राजनीतिक कुंडली। किसको? प्रस्तावना को, यानी पॉलिटिकल होरोस्कोप। क्या कहा इसको? पॉलिटिकल होरोस्कोप। ठीक है, आप कोई गाइड पढ़ोगे, किताब पढ़ोगे, या लक्ष्मीकांत, बृजनाथ शर्मा, या फिर कोई डीडी बसु पढ़ोगे आप, तो उसमें क्या लिखा होगा? इसमें ऐसे लिखा होगा गणराज्य का भविष्य फल। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा होगा। इसका मतलब यही होता है भाई, भविष्य फल मतलब कुंडली होता है, गणराज्य मतलब हमारा जो रिपब्लिक है ये उसका भविष्य फल। ठीक है ना, यानी कुल मिला के एम मुंशी ये कहना चाहते हैं कि हमारी भविष्य की जो पॉलिटिक्स है ना वो प्रस्तावना के इर्द गिर्द ही घूमेगी भाई, ये ऐसा कुछ बता रखा है। ठीक है, और उसके बाद में इंडिया में कौन रह गया जो, हाँ, इसके अलावा एक विदेशी हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट बारकर। क्या नाम है उनका? अर्नेस्ट बारकर। देखिए बारकर बहुत बड़े साइंटिस्ट थे भाई, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। 1950-51 के आसपास उन्होंने किताब भी लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस शायद। उसमें उन्होंने लिबर्टी का बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया है। और सेबाइन और बारकर प्रसिद्ध हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का इतिहास लिखने के लिए। प्लेटो से लेकर मार्क्स तक जितने भी बड़े विचारक आए हैं उन सब का इन्होंने हिस्ट्री लिखी थी भाई। कौन? बारकर एंड सेबाइन। तो अर्नेस्ट बारकर बहुत बड़े विचारक थे भाई। इन्होंने भी पढ़ा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल को, तो इन्होंने इसको क्या कह दिया? की नोट। क्या कह दिया? की नोट। और हिंदी में कहते हैं इसको शायद कुंजी नोट, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई। क्या कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब आप इसको लिखो कैसे गे? लिखना क्या, सीधा लिखो एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा, के एम मुंशी ने ये पॉलिटिकल होरोस्कोप या गणराज्य का भविष्य फल, और अर्नेस्ट बारकर ने क्या कहा? इसको की नोट। एक बार एक दो चीजें और लिखा देता हूं मैं, उसके बाद बताऊंगा एग्जाम में क्या पूछते हैं। अब देखिए ये सब हम लिख ही चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद बस एक विचारक को और पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। आपने ठाकुरदास भार्गव का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लिया। नाम है ठाकुरदास भार्गव। अब देखिए ठाकुरदास भार्गव संविधान सभा के रिस्पेक्टेड मेंबर थे, ठीक है, सम्मानित सदस्य थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने 2-4 नाम ले लिए। इन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा। क्या है? आत्मा। साथ में क्या कहा? कुंजी है, ठीक है, और साथ में क्या कहा? आभूषण है। और एक चीज और भी कही थी उन्होंने क्या कहा था? इन्होंने यह भी कहा था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है भाई।
ठीक है ना, सबसे रिस्पेक्टेड क्या है, पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा, इतना ही काफी है। यानी ठाकुरदास भार्गव ने प्रियम्बल को सोल कहा, की कहा, और इसको क्या कह सकते हैं, ऑर्नामेंट, ऐसा कुछ कहा भाई, ठीक है। तो ये कहा। अक्सर क्या होता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कह दिया था संविधान सभा में, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, शायद वो सुप्रीम कोर्ट के एक सीजेआई थे, शायद गजेंद्र गडकर, तो उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया बाद में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वर्डिक्ट्स में, निर्णय में, अपने फैसलों में इसका जिक्र किया है, प्रियम्बल संविधान के क्या है, आत्मा है, ठीक है। तो ये तीन चीज और भी हैं। ठाकुरदास भार्गव, नीचे लिखना चाहो तो लिख लो, ठाकुरदास भार्गव ने इसे आत्मा, कुंजी और आभूषण भी कहा, इसको सोल, की एंड ऑर्नामेंट्स भी कहा, ठीक है भाई। तो इस तरह से प्रस्तावना क्या है, इसके डिफरेंट नाम सब कंप्लीट हो गए। अब करते हैं काम की बात। एग्जाम में क्या पूछता है आपसे, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तो एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। हम कोई ज्ञान के लिए थोड़ी ना पढ़ते हैं, हम इंडियन वैसे ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते, हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए, है कि नहीं। नॉर्मली टेंडेंसी यही है और मजबूरी भी है, जो भी कुछ कहना चाहें आप, ठीक है। तो एग्जाम में क्या सवाल पूछेगा, देखो एग्जाम में एक चीज तो आप याद रखना, ये आत्मा, ठीक है, सोल, ठीक है। इसके बारे में भी 3 सवाल आते हैं, एक नहीं आता इसके बारे में, ठीक है। लेकिन वो पढ़ाएंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ाएंगे तब, जब आपको बताएंगे कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है, एवं भाग 3 को नेहरू जी ने कहा है। तो 3 सवाल आते हैं यहां पर। लेकिन प्रियम्बल में आपसे पहला सवाल तो यही पूछेंगे कि संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो क्या कहोगे आप, प्रस्तावना को कहा है। दूसरा सवाल आपसे ये पूछेंगे, गणतंत्र की कुंजी किसे कहते हैं, की ऑफ रिपब्लिक किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, की ऑफ रिपब्लिक किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, प्रस्तावना को कहते हैं। किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। इसके अलावा मैंने जितनी भी बातें बताई, सार, आत्मा, वो सार, आभूषण, की नोट, ये सारी बातें हैं। नॉर्मली ये सेंटर के एग्जाम में नहीं पूछते। अपना पर्पस क्या है, एनटीपीसी, अपना पर्पस क्या है, थोड़ा बहुत एसएससी, है कि नहीं भाई। हमारा बेस तो एनटीपीसी का है, या थोड़ा बहुत हम तिरछी नजर से एसएससी को भी देख लेते हैं, है कि नहीं। तो उनमें इनके अलावा शायद ही कोई बात पूछे आपसे, ठीक है ना। और इसके अलावा भी अगर आप थोड़ा सा अवेयर ज्यादा होना चाहते हैं तो ये की नोट वाला याद कर लेना बस। क्या कहते हैं इसको, की नोट वाला, अर्नेस्ट बार्कर वाला, क्योंकि महान विद्वान थे तो श्रद्धांजलि दे देते हैं। तो ये चीज है। और बाकी सारी चीजें क्या हैं, बस आपको बताया है कि प्रियम्बल है क्या, ठीक है। तो चलो भाई, ये बात तो होगी प्रियम्बल क्या है, समझ में आ गई कि मोटा मोटी कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये। अब देखो नेक्स्ट जो सवाल उठता है इसमें, अपने इस टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इसमें कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। यही सवाल पूछते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं, ये सवाल पूछते हैं। यानी हमारी प्रियम्बल यानी प्रस्तावना ये कॉन्स्टिट्यूशन का अंग है कि नहीं, ये सवाल पूछते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्गन है कि नहीं। देखो संविधान के पहले पेज पर लिखा है प्रस्तावना को, तो क्या ये संविधान का अंग है, क्या इसका ऑर्गन है। अब यहां पर कई केस आते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। 1960 की बात है, एक बहुत ही मशहूर केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, बेरूबाड़ी केस। एक बेरूबाड़ी इलाका था भाई जो पाकिस्तान को हमने दिया था, तो बेरूबाड़ी केस हुआ था। इस बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ठीक है, यह फैसला सुनाया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को चेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है कि कोई फैसला अगर उसने खुद दिया है तो उसको चेंज कर सकता है, नीचे वालों को तो चेंज कर ही सकता है, हाई कोर्ट का फैसला तो वैसे ही चेंज कर सकता है क्योंकि वो इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, ठीक है ना। लेकिन खुद के फैसले को भी वो चेंज कर देता है, तो उसने खुद के फैसले को चेंज किया 1973 में। और ये केस था केशवानंद भारती केस भाई, केशवानंद भारती केस। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई केशवानंद भारती वाली, पता है क्यों? अभी हाल ही में शायद 10 दिन भी नहीं हुए होंगे मेरे विचार से, अभी केशवानंद भारती जी की क्या हुई है, मृत्यु हुई है, ठीक है ना। आज वो 10 दिन पहले स्वर्गवासी हुए थे, तो ये सवाल
करंट में, पॉलिटिक्स में, सब जगह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1973 में केस था केशवानंद भारती केस। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि अंग है, ऑर्गन है, ये चीज मान ली। तो यहां पर फिर चीज को कैसे लिखोगे? इसमें आप ऐसे लिखोगे लाइन पलट के, क्योंकि यहां तक तो हमने प्रस्तावना क्या ये बताया, अब अलग से इस टॉपिक का मैटर चला है। तो लाइन पलट के क्या लिखोगे आप? ऐसा लिखोगे, प्रस्तावना संविधान का अंग है। द प्रियम्बल इज एन ऑर्गन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का अंग है। द प्रियम्बल इज एन ऑर्गन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे लिखो, यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में 24 अप्रैल 1973 को दिया था। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में 24 अप्रैल 1973 को दिया था। On 24th April 1973, Supreme Court gave this verdict. Supreme Court gave this verdict. निर्णय दिया था, या सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इट, आप कुछ भी लिखे, सही है। आगे लिख लो, हालांकि बेरुबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अंग नहीं माना था। हालांकि बेरुबाड़ी केस में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अंग नहीं माना था, बट इन 1960 सुप्रीम कोर्ट, in 1960 according to Supreme Court, preamble was not organ of constitution in Berubadi case. According to Supreme Court, preamble was not an organ of constitution in Berubadi case. ठीक है भाई, ये चीज है। हालांकि इतना गहरा नॉर्मली आपको एनटीपीसी में पूछेंगे नहीं भाई, किस केस में माना था। बेरुबाड़ी केस तो शायद ही पूछे आपसे, किस केस में माना था, ये थोड़ा सा याद कर लेना। वैसे आप बस ये याद रखना प्रस्तावना अंग है या नहीं। हाँ, प्रस्तावना अंग है। कब कहा? 1973 में कहा। ठीक है, अब देखिए, ये तो पहला सवाल था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं। अब दूसरा सवाल पूछते हैं, अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है तो क्या इसमें संशोधन हम कर सकते हैं? क्या इसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं? ये दूसरा सवाल है भाई, ये सवाल उठता है भाई। पिछले में हमने ये बात कर ली कि हाँ ये संविधान में आता है, तो अब बताओ इसमें संशोधन कर सकते हैं क्या? संशोधन कौन करेगी? पार्लियामेंट करेगी। किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने का अधिकार किसको होता है? चेंज कौन करेगी? वहां की पार्लियामेंट करेगी। तो क्या पार्लियामेंट इसमें संशोधन कर सकती है? तो जवाब आएगा हाँ, कर सकती है। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि संविधान के आर्टिकल 368 में, संविधान में 22 भाग हैं भाई, 22 में जो 20वां भाग है पार्ट 20, उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 368, एक ही आर्टिकल उस पार्ट में। इस 368 में संविधान का संशोधन दिया गया है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें यह लिखा है कि संसद संविधान के किसी भी अंग में संशोधन कर सकती है। यानी संसद संविधान के किसी भी अंग में संशोधन कर सकती है, और अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है और है तो उसमें भी क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। तो आगे एक लाइन लिख लो, संसद अनुच्छेद 368 के अनुसार प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। संसद अनुच्छेद 368 के अनुसार प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 Parliament can amend in preamble. Parliament can amend in the preamble. इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है भाई, तो पार्लियामेंट इसमें संशोधन कर सकती है भाई। अब सवाल एक उठता है कि आज तक कभी किया क्या संशोधन?
भाई हम कहते हैं संसद संशोधन कर सकती है प्रस्तावना में, तो कभी किया क्या, ये सवाल उठता है। तो 1950 से लेकर 2020 तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया है, और वह कब किया देखते हैं। तो प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है और वो हुआ 1976 में, और 1976 में वो अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन था। सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी की। किसकी थी, इंदिरा गांधी, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, भारत की लौह महिला, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, है कि नहीं, जिसने सिक्किम को इंडिया में मिला लिया। सिक्किम पहले भूटान की तरह अलग देश था भाई, उसको इंडिया में मिला लिया। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे भाई। थोड़ा मैं बता देता हूं इसके बारे में। देखो, इंडिया में 1976 का टाइम था, वो इमरजेंसी का टाइम था। इंडिया में लग रहा था आपातकाल। 25 जून 1975 के रात के 11:30 बजे करीब लग गया था। और इस आपातकाल में क्या कर रहा था, इंदिरा गांधी पर दबाव था कि वो आपातकाल को जायज ठहराए। और जायज कैसे ठहरा सकती है, मजदूरों की, गरीबों के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाकर। तो उन्होंने क्या कर, उन पर दबाव था ये चीज। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, थोड़ा क्रांतिकारी रुख अपनाया और हमारे देश में ऐसी पॉलिसीज लागू करना शुरू की। और उन्होंने क्या किया, प्रस्तावना में भी अमेंडमेंट किया, और उन्होंने क्या किया, 2-3 शब्द जोड़ दिए। उन शब्दों का मतलब इतना सा है कि इंडिया में अब समाजवादी नीतियां लगेंगी। समाजवादी मतलब सोशलिस्ट, मतलब गरीबों और किसानों के लिए, ऐसी कुछ बातें हैं भाई। ठीक है, अब आपको हिस्ट्री इतनी पूछेंगे नहीं, क्यों लागू किया, क्या किया, बस आपको ये पूछेंगे प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, एक बार, कब हुआ, 1976 में, किस सरकार ने किया, इंदिरा गांधी सरकार ने, और कितने शब्द जोड़े, 3 शब्द जोड़े। कौन कौन से जोड़े वो देखते हैं हम। पहला शब्द जोड़ा सोशलिस्ट। क्या जोड़ा, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। दूसरा क्या जोड़ा प्रस्तावना में, सेकुलर, और उसका मतलब है पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब धर्म निरपेक्ष नहीं है भाई, धर्म अलग चीज होती है, पंथ अलग होता है। नंबर 3 इंटीग्रिटी। इसका मतलब क्या होता है भाई, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े। अब इसका मतलब क्या होता है, तीनों शब्दों का बताएंगे बाद में, पहले से लिख लेते हैं। तो लाइन पलट के लिखोगे आप, कैसे लिखोगे इसको, इसे लिखोगे, इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में, इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े। इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े, और उसके नीचे 3 शब्द लिख लो। इन 1976 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, in 1976 Indira Gandhi government added 3 new terms in the preamble, added 3 new terms in the preamble by 42nd amendment, in the preamble by 42nd amendment, और तीनों का नाम लिख लो, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो चलो बात करते हैं आगे की। तो इंदिरा गांधी ने 3 शब्द जोड़ दिए भाई। हकीकत में ये कांग्रेस के नारे थे भाई। हाँ, उस जमाने में कांग्रेस के नारे थे, हमारे बीजेपी के नारे थे ना, ऐसे अच्छे दिन आने वाले हैं, राम मंदिर बना देंगे, 370 हटा देंगे। वैसे ही कांग्रेस के उस जमाने में नारे थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, और उन नारों को क्या कर दिया, प्रस्तावना में जगह दे दी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे देश को हम क्या बनाएंगे, समाजवाद। देखो 2 तरह के कंसेप्ट होते हैं, एक तो समाजवादी होता है और एक कंसेप्ट होता है पूंजीवादी। क्या होता है, पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट। समाजवाद और पूंजीवाद क्या होता है, अगर किसी देश की इकोनॉमी का 50% से ज्यादा पार्ट अगर सरकार के पास है तो वो देश समाजवादी है। जितने भी उद्योग धंधे होते हैं ना देश में, इंडस्ट्रीज वगैरह, तो इकोनॉमी की अगर 50% से ज्यादा पार्ट किसके पास है, सरकार के पास, उसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं।
तो वो समाजवादी देश है। और अगर 50% से ज्यादा किसके पास है, प्राइवेट कंपनियों के पास, एमएनसीज हैं वगैरह वगैरह कंपनी, स्वदेशी भी हो कोई, तो वो क्या है, पूंजीवाद है। इन दोनों में ये फर्क होता है। साधारण भाषा में समझो, अगर रोडवेज बसें चलती हैं तो समाजवाद है, ठीक है। लोक परिवहन निगम और प्राइवेट बसें चलती हैं तो पूंजीवाद है। DD1 चलता है, DD चैनल चलते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, देन समाजवाद। और हमारे यहां चलते हैं ना वो स्टार प्लस और सोनी जी, तो इसका मतलब क्या है, पूंजीवाद। सरकारी स्कूलें चलती है, समाजवाद। हम जैसे लोग चलते हैं, पूंजीवाद, ठीक है। ये फर्क होता है। बड़ी बड़ी सेल, गेल, ओएनजीसी, ये सब क्या है, समाजवाद। लेकिन यही अगर अड्डानी अंबानी के हाथ में दे दें, तेजस ऐसी ट्रेन चला दें, ठीक है ना, एयर एशिया, जो भी है, जेट एयरवेज ऐसे चलते हैं, तो क्या है, पूंजीवाद है, ठीक है ना। अब हम ये बात नहीं कर रहे कि ये समाजवाद सही है या पूंजीवाद सही है, ये तो क्या है, रिसर्च का विषय है। क्या है, रिसर्च का विषय, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। सही कोई विचारधारा नहीं होती, सही लोग होते हैं। अगर लोगों में दम है तो क्या होता, कुछ भी कर लेंगे। प्लेटो ने कहा था आज से 2400 साल पहले कि किसी भी देश का निर्माण पत्थरों से, चट्टानों से या बलूत के पेड़ों से नहीं होता, उसका निर्माण होता है उसमें रहने वाले लोगों के चरित्रों से। तो जैसे देश है, जैसे लोग हैं, वैसा ही देश होगा, ठीक है भाई। तो ये समाजवाद का मतलब, इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम हमारे देश को समाजवादी बनाएंगे, इसका मतलब ज्यादातर काम क्या करेगी, सरकार ही करेगी। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये सेकुलर होता है। इसका मतलब होता है कि सरकार कोई धर्म अपनी तरफ से नहीं ला देगी, यानी सारे धर्म बराबर है इंडिया में। वो कहते हैं हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सबका देश है, ठीक है। ये कहा था। अखंडता का मतलब एक तो एकता होती है, यूनिटी, और एक होती है इंटीग्रिटी। एकता का मतलब होता है हम सब भारतीय भाई बहन है, ये हमारी एकता है, आवाज दो हम एक है, ठीक है। और अखंडता का मतलब होता है हमारा देश एक है, ये हमारा देश है नहीं, ये हमारा देश एक है, इसे कोई टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता भाई। दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो सीर देंगे। ये भावना क्या है, एकता की, अखंडता की, अखंडता की। तो ये तीनों शब्द जोड़ के इंदिरा गांधी ने क्या किया, ये बताने का प्रयास किया कि सारे काम सरकार करेगी, हम देश को एकजुट रखेंगे और साथ में क्या होंगे, सब रहेंगे, कोई एक नहीं रहेगा, ठीक है भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो गई अमेंडमेंट की बात। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद प्रस्तावना में एक दो सवाल और भी इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रस्तावना वाद योग्य है कि नहीं। आपसे एक सवाल ये भी पूछते हैं, वाद योग्य है या नहीं। वाद योग्य मतलब न्यायोचित है कि नहीं, यानी इसको कहते हैं जस्टेबल है कि नहीं। हाँ, एक चीज याद रखना, मैंने अभी आपको करवाया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है भाई। खासकर आपको ये सवाल पूछेंगे कि प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया, किसने किया और कितने शब्द जोड़े। ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट लगा देना चाहिए। इंदिरा गांधी ने जो 3 संशोधन किए थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो पढ़ा रहा हूं ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल सी बात है, ये पता होना चाहिए आपको। तो अब इसका मतलब सुनो, प्रस्तावना वाद योग्य यानी न्यायोचित। वाद कहते हैं केस को, क्या कहते हैं, केस को। न्यायोचित मतलब जहां हम जस्टिस प्राप्त कर सकते हो, यानी प्रस्तावना में बहुत सी बातें लिखी है। प्रस्तावना लिखाना, हम भारत के लोग, वी पीपल ऑफ द इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु, यानी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री है बनाने हेतु, ठीक है। इसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 2 प्रकार की समानताएं प्रदान करते हुए, ठीक है ना, ऐसी बातें लिख रखी है। यानी इसमें बहुत से वादे से कर रखे हैं, घोषणा पत्र सही है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन सरकार ऐसा ना करे तो क्या सरकार पर हम केस कर सकते हैं कि सरकार ने कह रखा है, संविधान में तो ये कह रखा, सरकार ने किया ही नहीं, तो क्या हम जस्टिस प्राप्त कर सकते हैं कोर्ट में जाके, हाँ या ना। यानी क्या प्रस्तावना को कोर्ट लागू कर सकता है, क्या कोर्ट को इंटरफेयर कर सकता है, तो जवाब होगा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रस्तावना की लैंग्वेज है वो क्या कहते हैं उसको, शायद हाइपोथेटिक कहते हैं, मतलब उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, सापेक्ष है वो। जैसे उसमें लिख रखा न्याय, जस्टिस,
तो आज तक विचारक ही नहीं साबित कर पाए न्याय क्या होता है। हर विचारक का अपना सवाल है। शायद वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिनका नाम भूल गया मैं, हेराल्ड लास्की, बड़े महान विद्वान थे ब्रिटेन के। उन्होंने क्या किताब लिखी थी, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और उसमें न्याय का, जस्टिस का चैप्टर ही नहीं डाला उन्होंने। तो विद्वान ही नहीं साबित कर पाए न्याय क्या है। इसमें कह रखा न्याय की स्थापना करेगा, तो कैसे करेगा भाई। तो जिस चीज का निश्चित अर्थ नहीं है, कोर्ट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये वाद योग्य नहीं है। तो नीचे लिख लो एक लाइन, लिखो प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। द प्रियम्बल इज नॉट टू बी जस्टेबल। द प्रियम्बल इज नॉट टू बी जस्टेबल। प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। और आगे लिख लो, क्योंकि इसे कोर्ट लागू नहीं कर सकता। क्योंकि इसे कोर्ट लागू नहीं कर सकता। बिकॉज द कोर्ट कैन नॉट इम्पोज इट। द कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स इट। इम्पोज इट लिख लो, इन्फोर्स इट लिख लो, इंप्लीमेंट लिख लो, एक ही बात, नहीं कर सकता। ठीक है भाई। अब देखिए एक दो चीजें और भी है भैया प्रस्तावना में, ठीक है। जैसे प्रस्तावना में, प्रस्तावना ली कहां से गई है, यह चीज इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले अमेरिका के संविधान ने, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, आपको यह बात पता ही है। तो सबसे पहले ये प्रस्तावना है ना, प्रियम्बल, ये अमेरिका के संविधान में लिखी गई थी भाई पहली बार, और अमेरिका से हमने इंडिया ने कॉपी कर ली। तो अगर आपसे कोई सवाल ये पूछे कि प्रस्तावना कहां से ली गई है, तो आप बता देना अमेरिका से ली गई है। लेकिन कहीं कहीं ऑस्ट्रेलिया का नाम भी आता है, अक्सर आप पढ़ते होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रियम्बल नहीं ली गई है भाई, ध्यान से सुनो इसे। हमारे संविधान में प्रस्तावना होगी, ये चीज हमने अमेरिका से ली है। अब वो प्रस्तावना कैसी होगी, ये अमेरिका से नहीं लिया है। प्रस्तावना कैसी होगी, ये ऑस्ट्रेलिया से ली है। मतलब प्रस्तावना की भाषा कैसी होगी, प्रस्तावना की कॉम्पोजिशन क्या होगी, उसमें शब्द संचय कैसे होगा, ये सारी चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है। तो आपसे क्या करते हैं, एग्जाम में दोनों ही सवाल पूछते हैं। वैसे ये ज्यादा पूछते हैं कि प्रस्तावना कहां से लिया गया है, अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की लैंग्वेज, उसकी शब्दावली, उसका भाषा संरचना, ये कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आप नीचे लिख लो कोई लाइन, लिख लो प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा एवं संरचना ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। लेकिन इसकी भाषा एवं संरचना ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। द प्रियम्बल इज अडॉप्टेड फ्रॉम अमेरिका, द प्रियम्बल इज अडॉप्टेड फ्रॉम अमेरिका, बट लैंग्वेज एंड कंपोजिशन ऑफ प्रियम्बल, लैंग्वेज एंड कंपोजिशन ऑफ प्रियम्बल इज अडॉप्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। यहां लैंग्वेज का मतलब हिंदी या इंग्लिश नहीं है भाई, ये चीज याद रखना। अब एक चीज और भी है इसमें, ठीक है। आपको प्रस्तावना को पूरा रटने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो कि प्रस्तावना में ये ऐसे लिखा है। अगर किसी की रटाफिकेशन बहुत शानदार है तो रट सकता है, लेकिन ये तो सिर्फ उनके काम की चीज है जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, ठीक है। हालांकि उनको भी याद नहीं है तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक। तो आपकी मोटी मोटी चीजें इससे क्या हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए, और पूरी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज याद होनी चाहिए कि प्रस्तावना में हिंदी में कुछ लिखा है कि इस तारीख को भारत का संविधान लागू किया गया। लास्ट में ऐसे लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित एंड आत्मार्पित करते हैं, अडोप्ट, इनेक्ट ऐसे करते हैं, ये लिखा है। तो आपको वो हिंदी में कुछ लिखा है वो याद होनी चाहिए। जैसे उसमें शायद लिखा है मिति मार्क्सिस शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, 2006 विक्रमी, ये लिखा है। विक्रमी भी नहीं है, ये विक्रमी है शायद, विक्रमी संवत, हाँ ये चीज है। मतलब
प्रस्तावना की लैंग्वेज ऐसे शुरू होती है, हम भारत के लोग, भारत के संविधान, हम भारत के लोग, वी पीपल ऑफ द इंडिया, भारत को, ऐसे कहते कहते लास्ट में लिख रखा है कि भारत के संविधान को आज 26 नवंबर 1949 और ब्रैकेट में लिख रखा है मिति मार्क्सिस शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को लागू किया गया, को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो ये चीज अभी शायद एक एग्जाम था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, उसमें भी आया था, ठीक है, जहां तक मेरा ख्याल है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ही आया था ये सवाल। तो आप इसको थोड़ा याद अगर कर सको तो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, ये याद होनी चाहिए भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये तारीख आप याद, ये चीज याद रखना, और ये हिंदी में ही है भाई, ठीक। तो आप नीचे कहीं लिख लो, प्रस्तावना के अनुसार भारत का संविधान मिति मार्क्सिस शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को लागू किया गया, ठीक है ना। कुल मिला के कहें ना, इंग्लिश में कहें, मतलब अपने साइंस की लैंग्वेज में कहें, मैथ्स की, तो ये लो, ये कह रहा है कि इस तारीख को लागू किया गया। हिंदी में कहे तो ये इस तारीख को लागू किया गया, ठीक है भाई। अब इसके बाद हमने पूरी राम कहानी सुना दी आपको कि प्रस्तावना में ये है, प्रस्तावना में वो है, प्रस्तावना में सारी चीजें हैं, है कि नहीं। लेकिन इसके बाद भी प्रस्तावना में बहुत सी चीजें बाकी रह जाती है। जैसे प्रस्तावना में हम भारत के लोग किस बात का सूचक है, ये इस बात का सूचक है कि पावर हमारे पास है असली, इसे कहते हैं जनसंप्रभुता का सिद्धांत पॉलिटिकल साइंस में, पीपल सोवरेनिटी, यानी पावर हमारे पास है, ठीक है, ये चीज है। अमेरिका के संविधान में भी सबसे पहले लिखा, पीपल ऑफ द अमेरिका, ऐसे लिखा, तो वहां से यहां आ गया। और भी बहुत सी बातें हैं कि समाजवाद का अर्थ क्या है, और उसमें कई चीजें जैसे सामाजिक आर्थिक न्याय। देखो, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हैं, लिबर्टीज, 3 प्रकार के क्या दिए हैं, जस्टिस न्याय, 2 प्रकार के समानताएं दी हैं। इनका आपको अर्थ पता होना चाहिए, मतलब प्रियम्बल के टॉपिक में ये भी आता है, आपको पता हो या ना हो, एनटीपीसी में कोई खास जरूरी नहीं है, लेकिन प्रियम्बल के टॉपिक में ये भी आता है। सामाजिक आर्थिक न्याय, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, ऐसे करके 5 स्वतंत्रताएं हैं। 2 समानताएं, डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटी की। तो ये चीज है, तो ये चीज भी उसके दायरे में क्या होता है, आता है। लेकिन क्लास का टाइम अभी खत्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो सारी बातें हम नहीं बता सकते, वरना आपको एक छोटा सा क्या कर देते, 10-15 मिनट में वो चीजें बता देते। तो ये तो थी हमारी डेमो क्लास, जिसमें हमने प्रियम्बल के बारे में बताया। वैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको बताएंगे संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे पहले बना कहां था, इंडिया में विचार कैसे आया, फिर इंडिया में इसकी मांग कैसे शुरू हुई, फिर आगे बढ़ते 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 हम 1950 तक पहुंचेंगे, संविधान को लागू करेंगे, फिर आर्टिकल 1, 2, 3 ऐसे करके 51 तक पहुंचेंगे आर्टिकल तक, इसे फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे, डीपीएसपी हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये सारी चीजें होते, लास्ट में कैग है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ऐसा होते होते ये सब क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एनटीपीसी के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।